नमस्कार। जीएसटीआर 9 फाइलिंग का मौसम आ गया है और इसके साथ ही वो एक सवाल भी जो हर साल परेशान करता है। आज चलिए इसी को सुलझाते हैं। हाँ, वही सबसे बड़ा सिरदर्द कि पिछले साल का कोई खर्चा या पेमेंट इस साल के जीएसटी रिटर्न में आखिर जाएगा कहाँ। तो चलिए आज इसी पहेली को हल करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो फाइलिंग का सबसे बेसिक रूल समझेंगे, फिर आरसीएम और आईटीसी के उन मामलों को देखेंगे जो एक साल से दूसरे साल में चले जाते हैं। उसके बाद जीएसटीआर 9C की जो दिक्कतें आती हैं उन्हें समझेंगे और आखिर में कुछ फटाफट सवालों के जवाब भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। वो कौन सा एक मूल मंत्र है जो हमेशा याद रखना चाहिए? देखिए, ये असल में उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। जीएसटीआर 9 को एक तरह से इस साल का रिपोर्ट कार्ड समझिए। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि ट्रांजैक्शन असल में हुआ कब था। वो बस ये देखता है कि उस पर एक्शन कब लिया गया, मतलब पेमेंट कब हुआ, आईटीसी कब क्लेम किया गया या फिर रिवर्सल किस साल में हुआ। सारा खेल एक्शन के साल का है। अच्छा, अब इसी नियम को एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन पर लगाकर देखते हैं, और वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, या जिसे हम आरसीएम कहते हैं। ये तो अक्सर होता ही है ना। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कोई आरसीएम देनदारी बनी, लेकिन उसका पेमेंट किया गया अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी 25-26 में। अब सवाल यही उठता है कि इसे किस साल के जीएसटीआर 9 में दिखाया जाएगा, 24-25 वाले में या 25-26 वाले में। तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। आरसीएम की लायबिलिटी और उस पर मिलने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों ही उस साल के जीएसटीआर 9 में जाएंगे जिस साल पेमेंट हुआ है, यानी हमारे इस केस में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। और देखिए, ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद सीबीआईसी ने एक प्रेस रिलीज में साफ किया है। लॉजिक भी बहुत सिंपल है। जब तक टैक्स का पेमेंट ही नहीं हुआ तो उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा? इसीलिए लायबिलिटी और क्रेडिट दोनों का साल एक ही होगा, पेमेंट वाला साल। चलिए, आरसीएम तो समझ आ गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। खासकर तब जब ये एक साल से दूसरे साल में चला जाता है। एकदम शॉर्ट में याद कर लेते हैं कि आईटीसी है क्या। ये वो टैक्स है जो एक बिजनेस अपनी खरीदारी पर देता है और बाद में अपनी सेल्स पर लगने वाले टैक्स से उसे घटा सकता है। मतलब पहले दिए गए टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। अब पहला केस देखते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई आईटीसी था जिसे जीएसटीआर 3B में क्लेम किया गया फाइनेंशियल ईयर 24-25 के दौरान। अब सवाल यह है कि इसे जीएसटीआर 9 में कहां दिखाएंगे? तो याद रखिए, इसे रिपोर्ट किया जाएगा जीएसटीआर 9 में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। और कहां? खास तौर पर टेबल 6A1 में, क्योंकि ये टेबल उन सभी आईटीसी को कैप्चर करता है जो इस साल के जीएसटीआर 3B में क्लेम किए गए हैं, भले ही वो पिछले सालों के क्यों ना हो। ठीक है, ये तो हुआ क्लेम करने की बात। अब इसका ठीक उल्टा सोचते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई आईटीसी था जिसे इस साल यानी 24-25 में रिवर्स किया गया। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। और ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के रिवर्सल को फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जीएसटीआर 9 में कहीं भी नहीं दिखाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीएसटीआर 9 का जो टेबल 7 है वो सिर्फ और सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर के आईटीसी के रिवर्सल के लिए है। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले साल के रिवर्सल इस साल के एनुअल रिटर्न में आएंगे ही नहीं। तो अब एक बात तो साफ है, जब आईटीसी क्लेम और रिवर्सल के नियम ऐसे हैं तो जीएसटीआर 9C के रिकंसिलिएशन में तो फर्क आएगा ही आएगा। तो फिर इस मिसमैच को कैसे हैंडल करें? देखिए, एक मिसमैच होना तो लगभग तय है। क्यों? क्योंकि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें आईटीसी अकाउंटिंग के हिसाब से चलता है, लेकिन जीएसटीआर 9 का टेबल 7J उन सख्त टैक्स फाइलिंग नियमों के हिसाब से चलता है जिनके बारे में हमने अभी बात की। नतीजा, जीएसटीआर 9C के टेबल 12F में एक अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस दिखेगा। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, वो इन नंबरों को जबरदस्ती मैच कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है? स्टेप 1, नंबरों को जबरदस्ती मैच मत कीजिए। स्टेप 2, उस अंतर का असली कारण पहचानिए, जैसे कि पिछले साल का आईटीसी इस साल क्लेम किया गया। और स्टेप 3, जीएसटीआर 9C के टेबल 13 में इस अंतर का साफ साफ कारण बता दीजिए। तो चलिए, अब इस सेशन को खत्म करने से पहले
कुछ और कॉमन सवालों के जवाब एक क्विक फायर राउंड में देख लेते हैं। पहला सवाल, नॉन जीएसटी वाली खरीदारी को जीएसटीआर नाउ में कहां रिपोर्ट करना चाहिए? इसका जवाब बहुत सीधा है, कहीं नहीं। जीएसटीआर 9 में नॉन जीएसटी परचेज को रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और आखिरी सवाल, जीएसटीआर 9 के टेबल 4G1 में जानकारी किसे देनी होती है? ये टेबल सिर्फ और सिर्फ उन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है जो सेक्शन 9(5) के तहत अपने सप्लायर्स की तरफ से टैक्स भरने के लिए लायबल हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या है? वो ये है, हमेशा एक्शन वाले साल पर फोकस करें। ट्रांजैक्शन कब हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट, क्लेम या रिवर्सल, जिस फाइनेंशियल ईयर में ये एक्शन हुए, एंट्री उसी साल के जीएसटीआर 9 में होगी। तो अब जब ये सब कुछ इतना साफ हो गया है तो एक सवाल सोचना तो बनता है, अपनी बुक कीपिंग में ऐसा क्या एक बदलाव किया जा सकता है जिससे अगले साल की फाइलिंग एकदम मक्खन जैसी हो जाए? क्योंकि आखिर में इन सभी टाइमिंग के अंतर को सही से ट्रैक करना ही एक टेंशन फ्री फाइलिंग की सबसे बड़ी चाबी है।